मैं एक विधवा औरत हूँ। मेरा एक बेटा और एक बेटी है। आज मैं आपको अपनी बेटी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी बेटी जो कि 16 साल की उम्र की है। जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो बच्चों को लेकर माँ बाप के मन में क्या क्या विचार आते हैं वह तो एक माँ ही समझती है। और यही मेरे साथ मेरी बेटी को लेकर हुआ, क्योंकि मेरी बेटी ने जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया था। मेरा बेटा और बेटी एक ही कमरे में सोते थे, मगर सुबह उठते ही मेरी बेटी सबसे पहले अपने बिस्तर का चादर चेंज करती थी और उस चादर को छुप छुपा कर सुबह सुबह ही धो देती थी और फिर नहाने के लिए चली जाती थी। कई बार तो मेरी बेटी अचानक से बेहोश हो जाती थी और तो और वह दिन पर दिन बहुत ही कमजोर भी होती जा रही थी। एक दिन सुबह सुबह ही उठकर मैं जल्दी से बेटी के कमरे में चली गई, मगर सामने का मंजर देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई और दिल से एक ही विनती निकली, हे भगवान, ऐसा मंजर कभी किसी माँ को ना दिखाए। क्योंकि वहां मेरी बेटी और मेरा बेटा, मैं शादी के 2 साल बाद ही विधवा हो गई थी। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी 16 साल की उम्र में ही कर दी थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, मगर मुझे ऐसा लगता था मैं उन पर बहुत ही बड़ा बोझ थी, मानो जैसे मैं उनकी बेटी ही नहीं थी। मेरे पैदा होने के बाद मेरी माँ ने कभी भी खुशी नहीं देखी थी, क्योंकि मेरे पापा तो चाहते थे कि बेटा पैदा हो, लेकिन मैं पैदा हो गई और उसके बाद से ही पापा हर वक्त माँ पर बेमतलब का गुस्सा करते रहते थे। कभी भी पापा ने मुझे दिल से प्यार नहीं किया और जब तक हर वक्त मुझ पर गुस्सा करते ही रहते थे। वो तो मुझे अपना मानते भी नहीं थे। उनका बस चलता तो वो मेरी माँ को छोड़कर दूसरी शादी कर लेते, लेकिन खानदानी शक्तियों की वजह से वो दूसरी शादी भी न कर सके। वो मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करते और इसी नफरत की वजह से उन्होंने मेरी शादी भी बहुत ही कम उम्र में करवा दी। मेरे पति सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। वो बहुत ही अच्छे थे और मुझसे मेरी बच्ची से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, परंतु यहाँ पर भी मेरी किस्मत ने मुझे धोखा दे दिया और शादी के 2 साल बाद ही मुझे विधवा का लिबास पहनना पड़ा। क्योंकि एक दिन विद्यालय से आते हुए रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई और वो मेरा साथ छोड़ गए। वह दिन मेरे लिए किसी क़यामत से कम ना था। मुझ पर तो परेशानियों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद मेरी सास ससुर ने मुझे मेरे माँ बाप के घर भेज दिया। शायद उनके मन में भी मेरे को लेकर कुछ चल रहा था। वो भी मुझे अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उनके ख्याल से मैं मनहूस औरत थी जिसने आते उनके बेटे को मार दिया। फिर मैं चुपचाप अपने माँ बाप के साथ अपने मैके आ गई। मैं अपने बेटे को सीने से लगाकर अकेले अकेले बहुत ही रोते रहती थी और अपने पति को याद करते रहती थी। फिर कुछ दिनों के बाद मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी एक ऐसे व्यक्ति से कर दी जिसका पहले से एक बेटा था और मेरे पास भी एक बेटी थी। हम दोनों एक जैसे ही थे। तो फिर हमारी शादी हो गई। उसका बेटा मेरी बेटी से 1 साल छोटा था और उसका बेटा का नाम रोशन था और मेरी बेटी का नाम जूही था। अब हम लोग साथ रहने लगे थे। वक्त इसी तरह गुजरने लगा। देखते देखते जूही 16 साल की हो गई और रोशन 15 साल का। फिर कुछ दिनों के बाद रोशन के पिता यानी कि मेरे दूसरे पति का भी देहांत हो गया और वो भी हम तीनों को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मेरे दूसरे पति की तबीयत हमेशा ही खराब रहती थी। तरह तरह की बीमारियों ने उन्हें घेर कर रखा था, लेकिन उनकी बीमारियों के साथ जैसे तैसे गुजर हो जा रहा था। उनके जाने के बाद मानो जैसे घर की रौनक ही उड़ गई हो। हमारा अपना मकान था, इसलिए किराए की चिंता नहीं होती थी और मेरे घर में ही एक किराने की छोटी सी दुकान थी। एक दिन हम सब सो रहे थे, फिर अचानक ही बहुत जोर की आवाज हुई। मेरा तो दिल ही बैठ गया। मैं बहुत ही घबरा गई और डर भी गई। मैंने देखा यह आवाज तो रोशन के कमरे से आई है। मैं उसके कमरे की तरफ दौड़ी तो मैंने वहां पर जो नजारा देखा, देखते ही हैरान रह गई। कमरे की छत गिर गई थी। यह देखकर मैं घबरा गई। मुझे डर था कहीं रोशन इस छत के नीचे नहीं दब तो नहीं गया। फिर जब मैं उसके करीब गई तो मैंने देखा कि रोशन वहां पर नहीं था। वह शायद बाथरूम जाने के लिए उठा होगा और उसी वक्त छत गिर गई, लेकिन बाथरूम जाने के कारण रोशन की जान बच गई थी। मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया। ये तो अच्छा हुआ कि रोशन को कुछ चोट नहीं आई थी। अगर उसको कुछ हो जाता
मैं उसके स्वर्गवास पिता को क्या मुंह दिखाती। लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उस छत को दोबारा से ढलाई करवा सकते। कमरे का तो कबाड़ा ही बन गया था, सारी छत गिर चुकी थी। फिर पैसे न रहने के कारण हमने उस कमरे को अभी उसी हाल पर छोड़ दिया। उसके बाद मैंने अपने लिए अपना बिस्तर रसोई में ही डाल लिया और कमरे में दोनों बच्चों को सोने के लिए कहा, क्योंकि बाहर तो बहुत ही ज्यादा सर्दी थी और इस सर्दी के मौसम में मैं किसी को भी बाहर सोने की इजाजत नहीं दे सकती थी। और दूसरे कमरे में सिर्फ एक बेड और एक चारपाई ही बहुत मुश्किल से लग सकती थी, जिस पर कि सिर्फ दो लोग बहुत ही मुश्किल से सो पाते थे। अब वह दोनों एक ही कमरे में सोते थे। मजबूरी थी, क्या कर सकते हैं। एक कमरे में तो दुकान थी, दूसरी टूट चुकी थी और तीसरा कमरा इतना छोटा था कि उसमें सिर्फ दो लोग ही सो सकते थे। मेरे पति ने घर में 3 ही कमरे बनवाए थे। यूं तो हम 3 लोग के हिसाब से कमरे ठीक थे, लेकिन एक कमरा दुकान के लिए था जो कि जरूरी था। अब मजबूरी थी, क्या कर सकते हैं, किसी तरह गुजारा तो करना ही था। एक दिन मेरा बेटा बेटी कमरे में सोया तो सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ कि मैं चकित रह गई। रोशन तो सवेरे उठकर नाश्ता करने बैठ गया था, जबकि जूही अभी तक सो रही थी। वह तो इतनी देर तक नहीं सोती थी, लेकिन आज वह इतनी देर तक क्यों सो रही है। इसकी आदत है कि वह सुबह जल्दी जल्दी उठने की, लेकिन मैंने उसको आवाज भी दी, फिर भी वह उठ नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने उसके कमरे में जाकर उसको देखा तो पता चला कि वह बेहोश हो चुकी थी। मैं पूरी तरह से घबरा गई कि न जाने मेरी बेटी जूही को क्या हो गया। मैंने फौरन रोशन को बोला कि पास के डॉक्टर को घर पर बुला लाओ। फिर थोड़ी ही देर में डॉक्टर आए तो डॉक्टर ने कहा कि वह तो बेहोश हो गई है। इसे देखकर लग रहा है ये तो काफी कमजोर है और इसके शरीर में खून की भी कमी है। कोई भारी काम इससे मत करवाना, बस आराम ही करवाना। अच्छा खाना, फल वगैरह, दूध दही सब खाने को देना, ठीक हो जाएगी। फिर डॉक्टर चले गए। फिर कुछ ही देर के बाद जब जूही को होश आया तो मैं उसके पास गई और मैंने उससे पूछा, तुम्हें क्या हो गया था, तुम बेहोश कैसे हो गई। वो कहने लगी, बस ऐसे ही बैठे बैठे मुझे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश हो गई। मैंने अपनी बेटी को कहा, तुम सिर्फ आराम करो, मैं तुम्हारे नाश्ता बनाकर लाती हूँ। फिर जब मैं नाश्ता लेकर आई मैंने देखा वो अपने कमरे में नहीं थी और कमरे के बिस्तर का चादर भी नहीं था। मैंने बाहर जाकर उसको देखा तो वह उस चादर को बैठकर धो रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम ये चादर क्यों धो रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। मेरी बात उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं उस पर चिल्लाने लगी और उसे कहा, यहाँ से अपने कमरे में जाओ, नाश्ता करो, कुछ खाओ पियो तो ठीक हो जाओगी, तुम्हें काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो उसने कहा, नहीं, मुझे चादर धोना है, बिस्तर पे बिछाने के लिए हमारे घर में एक ही तो चादर है। मैंने कहा कि अचानक से यह चादर धोने का भूत तुम्हारे सर पर सवार क्यों हो गया। इतनी चादर भी गंदी नहीं थी जो तुम उसको धोने बैठ गई हो। छोड़ दो, मैं खुद इस चादर को धो दूंगी, उठो यहाँ से। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और चादर को छत पर सुखाने के लिए चली गई। उसके बाद उसने नाश्ता किया और उसके बाद वह सो गई। और इधर रोशन भी काम पर जा चुका था। उसको मैंने सिर्फ मैट्रिक तक ही पढ़ाई करवाई थी और अब वह एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। बहुत ही मेहनती था। घर वाला दुकान तो मैं खुद ही चला लिया करती थी। वैसे भी दुकान पर ज्यादातर छोटे बच्चे ही आते थे जो सिर्फ टॉफिया बिस्किट यही सब खरीदते थे। दिन इसी तरह से गुजर गए। उस दिन रोशन ने मुझसे कहा, आज मैं खाना खाकर आया हूँ। वह देर से आया था और जूही पहले से ही कमरे में सो चुकी थी। वह भी जाकर कमरे में सो गया। मैंने रसोई में अपनी चारपाई डाल रखी थी। जगह बदलने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। अपने पति को बार बार याद कर रही थी कि दूसरा पति बहुत ही अच्छा था, मेरा बहुत ही ख्याल रखता था। उसने कभी भी मुझे पहली शादी का ताना नहीं दिया था और मेरी बेटी को वह हमेशा अपनी ही बेटी समझता था। और मैंने भी रोशन को कभी भी नहीं बताया कि वह मेरा सगा बेटा नहीं है। उसने भी मुझसे अपने हिस्से का प्यार ले लिया था। वह मुझे सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करता था और मेरा हर कहना भी मानता था। वह इस घर में अकेला मर्द और हमारा इकलौता सहारा था, वरना हम 2 औरतें कहाँ जाते। काम भी अच्छे तरीके से कर रहा था। मैंने उससे कहा भी था वह आगे अपनी पढ़ाई प्राइवेट कर ले, क्योंकि अगर उसके पास कोई अच्छी डिग्री होगी तो नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी। उसने मेरी बात मान ली थी। लेकिन आज सुबह सुबह फिर जो कुछ ऐसा हुआ
कि मैं हैरान रह गई कि जूही फिर से बेहोश हो चुकी थी और इस बार तो उसकी शक्ल देखकर लग रहा था कि जैसे उसके जिस्म का सारा खून ही खींच लिया गया हो। बिल्कुल पीली पड़ गई थी। फिर मैंने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने वही बात कही कि मैंने इसे आराम करने को कहा था, लेकिन लगता है इसने आराम नहीं किया है। इसको खाने में आपने क्या खिलाया था? मैंने उनको सारी बातें बताई। मैंने कहा वही दाल सब्जी खिलाई थी और फल भी खिलाए थे। पूरा दिन कोई भी काम भी नहीं करवाया था। तो डॉक्टर ने कहा कि दोबारा से इतनी कमजोर कैसी हो गई? आप इस बात को सीरियस लीजिए, नहीं तो आपकी बेटी की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस तरह से अचानक बेहोश हो जाना और कई घंटों तक बेहोश रहना कोई मामूली बात नहीं है। डॉक्टर ने सख्ती से सारी बात बताई और कुछ ही देर के बाद वह चले गए। फिर जब जूही को होश आया तो मैंने उससे कहा, अगर तुमने फिर से कोई काम किया मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम्हें सिर्फ आराम करना है, समझी? और यह कहकर मैं कमरे से निकल गई। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से जब मैं उसके कमरे में आई तो मैं देखकर हैरान रह गई कि वह यह क्या कर रही थी। वह तो फिर से बेड की चादर को धो रही थी। इस बार तो मैं उसे दूर से देख रही थी, क्योंकि वह जो भी कर रही थी वह सब कुछ मामूली नहीं था। वह बेहोशी से उठकर चादर को धोना शुरू कर देती थी। यह सब क्या हो रहा था? वह ऐसा क्यों कर रही थी? जब से मेरे बेटे ने उसके कमरे में सोना शुरू किया था तभी से वह ऐसा कर रही थी और बेहोश भी तभी से हो रही थी। रोशन उसके लिए था तो सौतेला ही भाई, लेकिन बचपन से दोनों एक साथ ही पले बड़े थे। दोनों में सगे भाई बहन जैसी मोहब्बत थी। फिर ऐसा क्या हो रहा था जिससे कि मेरी बेटी की तबीयत दिन पर दिन खराब होते जा रही थी? मैं रोती रहती और सोचती रहती, यह सब क्या हो रहा है? एक औरत कमजोर तब होती है जब वह बच्चा पैदा करती है और उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती, लेकिन जवान लड़की बेहोश होने लगे, यह तो कोई नॉर्मल बात नहीं थी। तबीयत खराब रहने के बावजूद भी दूसरे दिन जूही ने फिर से चादर को धोकर छत पर सूखने के लिए दे दिया था और यह सब काम जब भी करती थी तो वह आसपास भी देखती थी कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है, जैसे मैंने उसे देखा तो नहीं है। लेकिन मैं तो रसोई की खिड़की से सब कुछ देखा करती थी, परंतु मैंने उसको ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि जैसे मैं उसको देख रही हूँ। लेकिन मेरी बेटी ये क्या कर रही थी, मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। चादर धोकर सूखने देने के बाद वह फिर से बिस्तर पर आकर लेट गई। उसने अपने ऊपर वाली चादर को ओढ़ लिया था कि मुझे कुछ पता न चल सके कि नीचे वाली चादर है या नहीं। मैंने उसको नाश्ता करवाया और दवाई दी। दुकान भी अच्छी नहीं चल रही थी, क्योंकि हमारी दुकान पर कोई बड़ा ग्राहक नहीं आता था। सिर्फ बच्चे छोटे मोटे सामान लेने आते थे और 10 से ज्यादा कुछ भी नहीं होता था। इस तरह से काम नहीं चलने वाला था। मैं घर खर्च को लेकर बहुत ही परेशान थी, लेकिन यह बात मैंने बच्चों को नहीं बताई, रोशन को भी कुछ नहीं बताई, क्योंकि वह तो पहले से नौकरी कर रहा था। अगर ऐसे में उसे यह सब बात बताती वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता। इसलिए घर की सारी परेशानियां मैंने खुद अपने ऊपर ले ली थी। वैसे डॉक्टर ने मेरी बेटी को दूध दही फल अच्छी अच्छी चीजें खिलाने को कहा था, लेकिन मैं ये सब चीज अपनी बेटी को कहाँ से खिलाऊं, क्योंकि घर में तो दाल रोटी खाने के पैसे पूरे नहीं हो रहे थे। घर का खर्च बहुत मुश्किल से चल रहा था। लेकिन एक दिन कुछ बहुत ही अजीब हुआ। मैंने अपने बेटे रोशन को बेटी जूही को कुछ ऐसी बातें करते हुए सुना जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। रोशन जूही से कह रहा था, यह क्या तुमने अभी से ही अपनी तबीयत खराब कर ली? इस तरह से काम नहीं चलेगा। अगर तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है तो फिर हम ये सब नहीं करते हैं। फिर जूही कहने लगी, नहीं मुझे ये काम करना है। इस तरह के मौके बार बार नहीं मिलते हैं और मुझे क्या पता था कि मेरे साथ यह सब कुछ हो जाएगा। मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे अंदर इतनी ताकत भी नहीं है कि। मेरे बेटे ने कहा कि अब तो तुम्हें पता है, चल गया है ना कि तुम्हारे अंदर ताकत बिल्कुल भी नहीं है, तो अब मैं तुम्हारी जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकता हूँ। तो मेरी बेटी कहने लगी, नहीं सिर्फ 2-4 हफ्तों की ही बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा और हमें यह मौका अभी तो बार बार नहीं मिलेगा ना। जाने ये सब क्या हो रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह दोनों क्या बातें कर रहे थे। और फिर एक दिन तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर मैं दंग रह गई। सुबह सुबह मेरी बेटी ने चादर को फिर से धोकर छत पर सूखने को दे दिया और फिर एक तरफ खड़ी होकर उल्टी कर रही थी। मैंने कहा,
क्या हो गया तुम्हें? अचानक मुझे अपने पास देखकर बिल्कुल ही घबरा गई और कहने लगी, कुछ नहीं मम्मी, न जाने अचानक मुझे क्या हुआ, मेरा मन घबराने लगा और फिर मुझे उल्टी आ गई। मैंने कहा, क्या तुमने कुछ ऐसी वैसी चीजें खाई? उसने नाम में सर हिलाया। फिर मैंने उससे कहा, आखिर तुम रोज रोज चादर क्यों धोती हो और मुझसे क्या छुपा रही हो? अगर मुझे पता चला कि तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की है जिससे मेरी और तुम्हारे बाप की इज्जत पर किसी तरह का दाग लगा, तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। मेरी बेटी हैरान हो गई। उसने कहा, माँ, आप ये किस तरह की बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही है। लगता है कि आज आपने कोई फिल्म देखी है या किसी ने आपके कान मेरे खिलाफ भर दिए हैं जो आप इस तरह की बातें कर रही है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? और अगर मैंने इस चादर को धो दिया है तो क्या हो गया? चादर गंदी हो गई थी, बस इसलिए धो दिया। आपको तो पता है कई दिनों से मेरी तबीयत खराब है, तो दवाई खाने की वजह से मेरे पेट में भी खराबी हो रही है। अगर मुझे उल्टी आ गई तो इसका और कोई मतलब नहीं है। मेरी बेटी मुझसे इस तरह से बातें कर रही थी। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आया और मैंने गुस्से में उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। वो जमीन पर गिर गई। तभी अचानक वहां पर रोशन आ गया और कहने लगा, माँ, आप यह क्या कर रही हैं? आपने इस पर हाथ क्यों उठाया? तो मैंने उससे कहा, मैंने इसको मारा है और इस पर हाथ उठाया है, लेकिन ऐसा तो मुझे बहुत पहले ही करना चाहिए था, लेकिन अभी तक मुझे फिर पूरी बात मालूम नहीं है। और जिस दिन मुझे पता चल गया तुम दोनों ने कोई ऐसा वैसा काम किया है, मुझे खुद भी पता नहीं मैं तुम दोनों के साथ क्या करूंगी। ना जाने मुझे क्या हो गया था, जो मेरे मन में आ रहा था वह मैं बस बोले जा रही थी। आज रात मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मैं करवटें बदल रही थी और बार बार अपनी बेटी की हरकतों के बारे में ही सोच रही थी कि ना जाने अचानक से उसे क्या हो गया है। नींद तो मुझे नहीं आ रही थी, सो इसलिए मैं उठकर बच्चों के कमरे के पास टहलते हुए आ गई। तो मैंने देखा कि बच्चों के कमरे की लाइट जल रही थी। उस वक्त रात के 1 बज रहे थे और ना जाने मेरे बच्चे इस आधी रात को उस वक्त क्या कर रहे थे। उनको तो इस वक्त सो जाना चाहिए था और मुझे तो शाम को ही कह रहे थे कि आज हम जल्दी सो जाएंगे। फिर मैं जब कमरे के करीब गई, वो न सिर्फ जाग रहे थे बल्कि बातें भी कर रहे थे और किसी बात पे बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। मेरा बेटा कह रहा था, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। बेटी कहने लगी, हाँ, खुशकिस्मत तो हूँ, लेकिन अब फिर से जब मेरी तबीयत खराब होगी, माँ मुझे देखकर बहुत ही परेशान हो जाएगी। कब तक ऐसे झूठ बोलेंगे? बेटा बोला, बस कुछ दिन और कर लेते हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई थी और अब मुझसे रहा ना गया। मैंने कमरे के दरवाजा को खोलने की कोशिश की तो मैं हैरान रह गई क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था। आखिर उन्होंने दरवाजा को अंदर से बंद क्यों किया था? क्या वजह थी दरवाजा बंद करने की? वैसे भी अब मौसम बदल रहा था, उनको दरवाजा खोलकर सोना चाहिए था। मैंने दरवाजे पे बार बार दस्तक देना शुरू कर दिया, लेकिन इस तरह से दस्तक देने के बावजूद भी उन लोगों ने दरवाजा खोलने में आधा घंटा लगा दिया। और उसके बाद जब मैंने कमरे में देखा तो उसके अलावा कमरे में कोई भी नहीं था और वह दोनों ऐसी शक्ल बनाकर बैठे थे जैसे नींद से जगे हो। मैंने कहा, इतनी देर में दरवाजा क्यों खोला? कहने लगे, हम तो सो रहे थे। मैंने कहा कि झूठ मत बोला करो, तुम लोग जाग रहे थे और बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम क्यों इस समय जागेंगे और बातें क्यों करेंगे? हमारा कौन सा कल पेपर है जो कि हम तैयारी करेंगे और इतनी देर तक जागेंगे? हम लोग तो सो रहे थे। मुझे उन दोनों की हरकतें समझ में नहीं आ रही थी। मेरे पास बोलने के लिए कोई भी शब्द नहीं थे। मुझे उनकी बातें ही समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि वह दोनों तो ऐसे ही बैठे थे जैसे नींद से अभी अभी जगे हो। उसके बाद मैंने उन दोनों को कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। लेकिन मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि यह दोनों जरूर ही मुझसे कुछ छुपा रहे हैं और कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। फिर एक दिन मैं यह देखकर हैरान रह गई थी कि मेरी बेटी की बाजू में एक नीले रंग का निशान बना हुआ था और यह तो कोई जख्म के निशान थे। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी बेटी को जख्म कैसे हुआ। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, छुरी लगी है, लेकिन छुरी तो उंगली पर लगती है, बाजू पर नहीं। मेरी बेटी कोई ना कोई बात ऐसी थी जो मुझसे छुपा रही थी। कभी बेहोश हो जाती
कभी उसके शरीर पर अजीब अजीब तरह के निशान होते और कभी उठकर अपने पेट की चादर धोने लग जाती थी और मुझे अपने कमरे में जाने भी नहीं देती थी। यह सब देखकर मेरा दिमाग जिस तरफ जा रहा था मैं वैसा सोचना नहीं चाहती थी। आखिर में सारी गलती मेरी ही थी। मैंने आग और पानी को एक साथ रखा हुआ था और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जवान लड़का लड़की को मुझे एक साथ एक ही कमरे में नहीं सोने देना चाहिए था। गलती तो मेरी ही थी। मुझे इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए था। और अब मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। रोशन चूही दोनों ही भाई बहन थे, लेकिन सगे तो नहीं थे। रिश्ते बदलते देर नहीं लगती। जवानी की इस उम्र में बच्चे बुरी संगत में पड़ जाते हैं। अच्छी बुरी बातों का ध्यान तो हमें ही रखना होता है। बच्चे तो नादान होते हैं और नादानी में बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। इसी तरह के बहुत सारे विचार मेरे दिमाग में आते जा रहे थे। फिर मैं सोचने लगी, अगर सच में अभी जो मैं सोच रही हूँ कहीं वह सच हो गया तो फिर सारा का सारा कसूर मेरा ही होगा। अब मैं हर वक्त अपने बेटा बेटी पर नजर रखने लगी थी। एक दिन मेरा बेटा मेरी बेटी को कोई चीज लाकर दे रहा था और मैं छुपकर उन दोनों की बातों को सुन रही थी। रोशन कह रहा था, यह दवाई तुम्हारे लिए लाया हूँ, इसे खा लो, सारी परेशानियां दूर हो जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। उसने मेरी बेटी को छुपाकर वह गोलियां दी थी। मैं परेशान हो गई, यह किस चीज की गोलियां उसको दे रहा है। आखिर ऐसी क्या बात है जिससे कि दोनों परेशान है और दोनों खुद ही हल करना चाहते हैं। और इस बारे में मुझे नहीं पता है। ये दवाइयां भी मुझे कुछ अजीब सी क्यों लग रही थी। मेरी बेटी ने वह दवाइयां फौरन से पकड़ ली थी और उसको अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपा लिया। बेटी ने कहा कि रात को सोने से पहले खा लेना, तो फिर अगले दिन तुम बेहोश बिल्कुल भी नहीं होगी। और 2-3 दिन तक तो मेरी बेटी वाकई बेहोश नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद शायद उसकी वो गोलियां खत्म हो गई थी और एक दिन के बाद वो फिर से बेहोश हो गई। मेरा बेटा भी घर पर नहीं था, इसलिए मैंने आज फायदा उठाने के बारे में सोचा। मैंने वह चादर बहुत ही होशियारी से बेटी के नीचे से खींच लिया और उसको तरीके से तह करके अपने कमरे में ले आई, क्योंकि मुझे खोलकर यह देखना था कि इस पर ऐसा क्या लगा होता है जिसकी वजह से मेरी बेटी सुबह उठते ही चादर को धोना शुरू कर देती है और यहाँ तक कि अपनी बीमारी का भी ख्याल नहीं कर रही है। जब मैंने चादर को खोलकर देखा, पहले तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आया, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा, यह देखकर मैं हैरान रह गई। उस चादर पर सफेद सफेद बाल थे। पूरी चादर बालों से भरी हुई थी। मुझे समझ में नहीं आया ये किस चीज के बाल है, क्योंकि बिल्कुल सफेद और छोटे छोटे बाल थे। मैं हैरान हो गई, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया और मैं सोचती रह गई, आखिर ये सब क्या हो रहा था। मैं बेटे और बेटी की हरकतों पर नजर रख रही थी, इसलिए सारा कुछ अपने दिमाग में सोच रही थी, लेकिन मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। तब तक मेरी बेटी को यह पता चल ही गया कि चादर को मैंने देख लिया है, तो वह मेरे पास आकर बैठ गई और कुछ अजीब सी घबराई हुई नजर आने लगी। उसको यूं देखकर मैंने उससे पूछ लिया, क्या बात है, क्यों परेशान लग रही हो? तो उसने कहा कि माँ, वह चादर कहाँ है? मैंने कहा, वह तो मैंने धोकर छत पर डाल दी है। यह सुनकर वो मेरे पास से जाने लगी, तो मैंने हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। उस चादर पर जो भी लगा हुआ था, मुझे बता दो यह सब कुछ क्या है। तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? इतने दिनों से मैं बहुत ही परेशान हो गई हूँ। मेरे दिमाग में बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। वह मेरे पास बैठ गई और फिर मेरी बेटी ने मुझे ऐसी बात बताई, मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि माँ, जैसा आप समझ रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हमने देख लिया था, इस घर के हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं। घर की दुकान भी नहीं चल रही थी और भैया भी कुछ खास पैसे नहीं कमा रहे थे, लेकिन हमें ऐसा कोई काम नहीं मिल रहा था जो हम लोग कर पाए। फिर भैया के एक दोस्त ने उसको एक काम दिया। दरअसल उसने बहुत ही नस्ल की बिल्लियों के बच्चे को रखे हुए हैं, जो कि 3 से 4 की तादाद में थे, लेकिन उसको संभालना उसके बस से बाहर था। इसलिए उसने हमें उन बच्चों को संभालने का काम दिया। उस काम में उसने बहुत सारे पैसे दिए। असल में भैया भी पूरा दिन वहीं पर होते थे, लेकिन रात में भाई को आराम भी करना होता था, इसलिए उन बिल्ली के बच्चों को कमरे में ले आते थे और मैं उनको संभाल लेती थी। उसी बिल्ली के बच्चे का बाल चादर पर लगे रहते थे, जिसको कि मैं सुबह सुबह ही धोकर छत पर सुखा देती थी, क्योंकि हमें पता था कि आपको इस तरह की चीज
अच्छी नहीं लगती है और हम आपको ये सब कुछ बताना भी नहीं चाहते थे। हम ये सब काम कर रहे हैं और मुझे बाद में पता चला कि मुझे बिल्ली के बच्चों से एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से मैं सुबह कई बार बेहोश हो जाती थी। भैया ने मुझे जो दवाइयां ला कर दी थी वह भी इसी चीज की थी, ताकि मेरा एलर्जी कम हो जाए। माँ, भैया के वह दोस्त बहुत ही अमीर है और वो भाई को इस काम के लिए बहुत ही ज्यादा पैसे दे रहे थे। वह हमें एक दिन के 1,000 दे रहा था और आज उन बिल्ली के बच्चों को हमारे घर पर आखिरी दिन था, क्योंकि अब वो उन्हें लेकर दूसरे शहर चले गए। और यह काम करके हमने इतने पैसे कमा लिए हैं कि अब हम उन पैसों से कमरे की छत को भी ढलवा सकते हैं और घर का कुछ राशन भी ला सकते हैं। हमें पता है कि आपको पालतू जानवर पसंद नहीं है, इसलिए हमने आपको यह बातें नहीं बताई थी, लेकिन आपने तो न जाने हमारे बारे में क्या क्या सोच लिया था। हम पर इतना शक किया। आपने हमारे बारे में जो बातें की वह हमारे दिल को तीर की तरह जाकर लगती थी। मैं जानती हूँ वह मेरा सौतेला भाई है, लेकिन वह मेरे लिए सगे भाइयों से बढ़कर है। उसने हर बार सिर्फ हमारे ही बारे में सोचा, जबकि देखा जाए तो हम उसके क्या लगते हैं। उसका पिता तो इस दुनिया से जा चुका है और उसके अपने रिश्तेदार भी तो हैं, जो कि हमसे बहुत ज्यादा अमीर है। वह उसके पास जाकर भी तो रह सकता है, लेकिन वह फिर भी हमारे साथ रहता है, क्योंकि वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। उसने हमेशा मुझे अपनी सगी बहन ही माना है। उसने कभी मुझसे कोई गलत बात नहीं की और वह हमारा साथ भी देता है, हमारे लिए बहुत कुछ करता है। पूरा दिन वह काम करता था तो रात को मैं उसकी मदद करती थी। वह कहता था कि वह रात में भी ये सब कुछ कर लेगा, लेकिन दिन भर बेचारा मेहनत करता था। इसलिए मैंने उसको कहा, रात को तुम आराम किया करो, बच्चों को मैं देख लूंगी। इसलिए मैं उसकी मदद कर रही थी। मुझे सब सुनकर बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ और मुझे खुद पर बहुत ही गुस्सा भी आ रहा था कि ना जाने मैंने अपने बच्चों के बारे में क्या क्या सोचा। मैं अपने बच्चों के बारे में जितना गलत सोच रही थी, मेरे बच्चे उससे भी कई ज्यादा गुना अच्छे थे। इतनी गलत बातें मैंने उसके बारे में सोचा जितना मुझे सोचना भी नहीं चाहिए था। हमने यह बात रोशन को नहीं बताई। जूही ने भी उसको कुछ नहीं बताया कि मुझे सारी बात का पता चल गया है, क्योंकि अब यह काम वैसे भी खत्म हो गया था और अब मैं उसकी नजरों में और ज्यादा गिरना नहीं चाहती थी। कुछ दिन बाद रोशन ने उस कमरे की छत की ढलाई करवा दी और अब हमारे घर का कमरा भी ठीक हो गया था। धीरे धीरे हमने बहुत ही मेहनत किया। मेरी बेटी ने भी घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और अब हमारे हालात पहले से बेहतर होने लगे और धीरे धीरे इतने बेहतर हो गए, हमारे घर में कोई तंगी भी नहीं रही। मेरे साथ जिंदगी ने बहुत बुरा किया था, लेकिन अच्छा यह किया, मुझे बहुत ज्यादा नेक और अच्छे बच्चे दिए, चाहे वह मेरे अपने थे या पराए। ईश्वर की कृपा से मेरे दोनों बच्चे बहुत ही मेहनती हैं और इस बात को भी समझते हैं कि अभी उनकी मेहनत के दिन है। हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनके सर पे पिता का साया नहीं था और मैं कुछ खास नहीं कर सकती थी। इस बात का उसको एहसास था। ये बहुत बड़ी बात है। ईश्वर की कृपा है कि अब सब कुछ ठीक हो गया। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया कि जैसे मैं सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हो भी सकता था। अगर ऐसा होता तो मैं कहाँ चाहती। बस आखिर में इतना कहना चाहूंगी, जो ऊपर वाला चाहता है होता वही है। मेरे बच्चे बहुत ही समझदार है, उसके दिल में कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं है। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।